आसमान में काले बादलों के बीच बिजली कड़क रही थी। रोशनी की चमक बार बार अंधेरे को चीर रही थी, जैसे दुनिया पर कोई मुसीबत आने वाली हो। बर्ड्स घबराकर इधर उधर उड़ रहे थे, मानो किसी तूफान से भी ज्यादा डरावनी चीज से भाग रहे हों। सूखी डालियों और तबाही के मलबे के बीच क्रोज बड़े लालच से उन लाशों को खा रहे थे जो बिना जान के पड़ी थीं। लेकिन इस टूटे हुए वर्ल्ड में मौत अब अंत नहीं थी। जो इंसान मर चुके थे वो अब वापस उठ खड़े हुए थे, बिना किसी होश के। उनकी आंखों में बस एक खालीपन और खून की प्यास थी। वो अब इंसान नहीं बल्कि अनडेड मॉन्स्टर्स थे, जिन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। इस हंगामे के बीच एक आदमी बहुत ही बुरी हालत में खड़ा था। उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और खून सूख चुका था। उसके चेहरे पर गहरी थकान थी, लेकिन आंखों में अभी भी गुस्सा और दर्द जल रहा था। ये आदमी था ये जोंग। धोखे ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी टीम के मेंबर्स ही उसे धोखा देंगे। इसी बीच उसके आसपास के ज़ॉम्बीज इवॉल्व होने लगे थे। उनकी पीठ पर अजीब तरह के उभार आ गए थे, जैसे उनके अंदर से कोई भयानक चीज निकलने वाली हो। वो और भी ज्यादा एग्रेशन के साथ हमला कर रहे थे, जैसे वो ये जोंग की होपलेस कंडीशन का मजा ले रहे हों। ये दुनिया 10 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो यादें उसके दिमाग में ताज़ा हो गईं। वो दिन जब सब कुछ बदल गया था। कुछ ही वक्त में धरती के 90% लिविंग बींग्स इन्फेक्ट होकर डरावने मॉन्स्टर्स बन गए थे और बचे हुए इंसानों को शिकार बना रहे थे। शहर तबाह हो गए, सिविलाइजेशन खत्म हो गई और डर के मारे इंसानियत कहीं खो गई थी। इस तबाही के बीच आसमान से कुछ गिरा, एक ऑरेंज कलर की चमकती हुई चीज जिसे UHL कहा गया। UHL के आने के बाद इंसानों ने देखा कि ज़ॉम्बीज के दिमाग में क्रिस्टल्स छुपे होते हैं। इन क्रिस्टल्स को यूज करके वो UHL से कमाल के आइटम्स, वेपन्स, रिसोर्सेज और यहां तक कि जेनेटिक मेडिसिन भी ले सकते थे, जिससे कोई भी सुपरनैचुरल पावर हासिल कर सकता था। और तब से एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो गई। हर कोई UHL पे कब्जा करना चाहता था। हर कोई सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। ये दुनिया एक क्रूर सर्वाइवल गेम बन चुकी थी। बाकी लोगों की तरह ये जोंग के पास भी जिंदा रहने के लिए खुद को बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये जोंग ने अपने सारे पुराने उसूल तोड़ दिए। उसने कड़ी ट्रेनिंग की, अपने शरीर और दिमाग को उस हद तक पुश किया जो बर्दाश्त के बाहर था। सालों तक अपनी स्किल्स को तेज किया और फाइनली एक टीम में जगह बनाई। ये जोंग को लगा था कि उसकी मेहनत उसे एक बेहतर जिंदगी देगी। अगर वो काफी स्ट्रगल करेगा तो वो सरवाइव कर लेगा। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। धोखे ने वो सब तोड़ दिया जो उसने बनाया था। ये जोंग एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहां वो मौत के बिल्कुल सामने था। एक पल में वो उम्मीद जो उसने पकड़ रखी थी चूर चूर हो गई। उस वक्त उस भयानक दर्द के बीच उसके दिमाग में बस एक ही बात आई, ये सब का अंत है। लेकिन मौत वैसे नहीं आई जैसा उसने सोचा था। होश एक अजीब तरीके से वापस आया। ये जोंग ने अपनी आंखें खोली। वो एक कंफर्टेबल बेड पर लेटा हुआ था। उसका शरीर साफ था, कोई जख्म नहीं। खिड़की से सॉफ्ट सनलाइट आ रही थी जो एक शांत सुबह का इशारा था। उसके बगल में सी नाम की एक लड़की अभी भी गहरी नींद में थी। ये जोंग सुन पड़ गया। ये नामुमकिन था। उसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, पर सब कुछ एक इल्यूजन लग रहा था। उसे यकीन था कि वो मर चुका है, लेकिन वो यहां कैसे हो सकता है। उसने पूरे कमरे को देखा, हर एक डिटेल को पहचाना और उसके मन में अजीब फीलिंग्स आने लगी। ये घर उसका था। 10 साल पहले, दुनिया खत्म होने से पहले वो यहीं रहता था। जब उसकी नजर टेबल पर रखी घड़ी पर गई तो उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। ईयर 2220, डेट 10 सितंबर। ये वो साल था जब अभी कुछ भी नहीं हुआ था। एपोकैलिप्स शुरू होने से पहले का साल। उसने अपनी आंखें बंद की, इस सच्चाई को मानने से इनकार करते हुए। वो सब फिर से नहीं झेलना चाहता था। वो दुनिया को नर्क बनते हुए नहीं देखना चाहता था। अपने जानने वालों को मॉन्स्टर्स बनते हुए नहीं देखना चाहता था। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक मौका है। ये जोंग के पास अब वो चीज थी जो दुनिया में किसी के पास नहीं थी। एपोकैलिप्स में 10 साल का सर्वाइवल एक्सपीरियंस। और इस बार वो वही गलतियां नहीं करेगा। वो एक्सपीरियंस उसका सबसे बड़ा वेपन बनेगा। ये जोंग का इरादा पक्का हो गया। इस बार उसे जिंदा रहना ही होगा। ये जोंग ने अपने कपड़े पहने और वहां से निकलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसकी थोड़ी सी मूवमेंट ने सी को जगा दिया। उस शॉर्ट हेयर वाली लड़की ने अपनी आंखें मली और ये जोंग को क्यूरियोसिटी से देखते हुए पूछा कि वो कहां जा रहा है। ये जोंग चुप रहा, जवाब देने का कोई मूड नहीं था। ये जोंग ने स्टडी टेबल का ड्रॉर खोला। वहां एक प्लैटिनम कार्ड रखा हुआ था, उसके पेरेंट्स की एक कीमती निशानी जो उसने कभी यूज नहीं की थी। जब दुनिया खत्म हुई तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं बची थी। इसे रखने का कोई मतलब नहीं था।
सी को गुस्सा आया क्योंकि ये जोंग उसे इग्नोर कर रहा था। उसने अपनी आवाज ऊंची की और चिल्लाकर जवाब मांगा। आखिरकार ये जोंग ने एक नाम लिया, किन। सी की नजरें जम गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये रिएक्शन ये जोंग के लिए काफी था। वो जानता था कि सी उसके पीठ पीछे किन के साथ अफेयर कर रही थी। सी अब तक उसके साथ सिर्फ तरस खाकर थी, प्यार की वजह से नहीं। ये जोंग को घिन आने लगी। पास्ट लाइफ में एपोकैलिप्स से पहले वो इस सच्चाई को देख नहीं पाया था। उसने सी को बचाने के लिए सब कुछ किया, अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन एंड में सी ने उसे छोड़ दिया और किन को चुन लिया। सी ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की और ये जोंग पर इल्जाम लगाया कि वो बिना बात के बोल रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि किन उससे ज्यादा पावरफुल और हैंडसम है। ये जोंग ने मुड़कर सी को ठंडी नजरों से देखा। अपने दिमाग में उसे वो फ्यूचर याद आया जब किन ने सी को 3 फूड कैंस के बदले में बेच दिया था, लेकिन ये जोंग ने ये बात नहीं बोली। वैसे भी अगर वो सच बोलता तो भी सी उस पर विश्वास नहीं करती। सी चिल्लाकर कहने लगी कि उसने पहले ये जोंग को रिजेक्ट किया है, लेकिन ये जोंग को कोई परवाह नहीं थी। बिना वक्त बर्बाद किए वो कमरे से बाहर निकल गया। हर गुजरता हुआ सेकंड कीमती था और वो इसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। बाहर निकलते ही ये जोंग ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। एपोकैलिप्स जल्दी ही शुरू होने वाला था और उसे तैयार रहना था। मेडिसिन्स, फूड और सर्वाइवल गियर्स जल्दी इकट्ठा करने थे। अपार्टमेंट से निकलते ही उसने एक टैक्सी रोकी। बिना हिचकिचाए उसने ड्राइवर को कुछ पैसे दिए और कहा कि जल्दी से जल्दी पास के हॉस्पिटल ले चले। इतने पैसे देखकर ड्राइवर ने बिना कोई सवाल किए गाड़ी भगा दी। हॉस्पिटल में मेडिसिन स्टोरेज रूम में ये जोंग ने तेजी दिखाई। उसे पता था कि उसे क्या चाहिए और वो कहाँ मिलेगा। अचानक एक नर्स अंदर आई और रूम की हालत देखकर चौंक गई। उसकी नजर ये जोंग पर पड़ी और उसे चोर समझ लिया। एक्सप्लेन करने में वक्त बर्बाद किए बिना ये जोंग वहां से भाग निकला। उसे चोर कहलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने रिसेप्शन पर पेमेंट के लिए पैसे छोड़ दिए थे, लेकिन ये दुनिया उसके इरादे को नहीं समझेगी। एपोकैलिप्स के वक्त मेडिसिन सबसे कीमती खजाना होती है। अगला स्टेप था गियर्स लेना। ये जोंग एक इक्विपमेंट स्टोर में गया, कुछ जूते ट्राई किए और दूसरी जरूरत की चीजें खरीदी। शॉपकीपर खुश था क्योंकि उसका काफी सामान बिक गया था। जब ये जोंग पेमेंट कर रहा था, उसकी नजर रैक पर रखे एक गोलोक यानी मैशेट पर पड़ी। वो उस मैशेट को पहचानता था। पिछली जिंदगी में यही वेपन उसका सर्वाइवल टूल बना था। बिना सोचे उसने वो खरीद लिया। शॉपकीपर मन ही मन खुश हुआ कि उसने 10 गुना ज्यादा दाम पर बेचा है, लेकिन ये जोंग को प्राइस से कोई मतलब नहीं था। उसे बस परफेक्ट प्रिपरेशन चाहिए थी। टैक्सी फिर से तेज रफ्तार में दौड़ने लगी, ट्रैफिक को चीट करते हुए एक ऐसी हिम्मत के साथ जो सिर्फ आने वाली तबाही के डर से ही आ सकती है। डेस्टिनेशन था एक एलीट मैंशन। ये जोंग ने ड्राइवर को 5 मिनट में पहुंचने को कहा और बदले में 300 ऑफर किए। ये सुनते ही ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबा दिया, राहगीरों की गुस्से भरी नजरों को इग्नोर करते हुए। कार में बैठे ये जोंग का दिमाग तेजी से चल रहा था। यूएचएल, यही उसका मेन गोल था। वो रिसोर्स जो सब कुछ बदल सकता है। वाटर, फूड, वेपन्स और यहां तक कि स्पेशल एबिलिटीज, सब कुछ उसे स्पिन करके मिल सकता है। अगर सरवाइव करना है तो उसे सबसे पहले उस पर कब्जा करना होगा। उसकी यादों के हिसाब से यूएचएल उसी मैंशन में गिरने वाला था जहां वो जा रहा था। जब टैक्सी मैंशन के गेट के पास पहुंची तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोका और अंदर जाने से मना कर दिया। ये जोंग ने ड्राइवर को जबरदस्ती गाड़ी अंदर ले जाने को कहा। ड्राइवर ने वैसा ही किया। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत हेड ऑफिस में रिपोर्ट कर दिया। ये जोंग मैंशन के सामने पहुंचा और उतरने से पहले ड्राइवर को सुनसान जगह पर उतारने को कहा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े उसका चेहरा सीरियस हो गया। अचानक वही सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे आ गया और सख्ती से ये जोंग को वार्निंग दी। उसके हाथ में डंडा था, हमला करने के लिए तैयार। ये जोंग शांत रहा। बिना डरे उसने गार्ड से कहा कि आसमान की तरफ देखे, और जैसे ही गार्ड ने ऊपर देखा, आसमान से एक बड़ी और अजीब चीज नमूदार हुई। गार्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये जोंग को ऊपर देखने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था कि कयामत शुरू होने वाली है, ठीक 10 साल पहले की तरह। उसने देखा कि यूएचएल आ चुका है, डिजास्टर फिर से शुरू होने वाला है, और इस बार ये जोंग ने ठान लिया था कि वो और स्ट्रांग बनेगा। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, कोई गलती नहीं होगी। वो एपोकैलिप्स को जीतने के लिए फिर से पैदा हुआ है। गोल्ड कलर का सेंटलाइट स्पेसक्राफ्ट ठीक उस एलीट मैंशन के ऊपर आसमान में मंडरा रहा था। नीचे गार्डन में ये जोंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ खड़ा था और उस स्पेसक्राफ्ट को देख रहा था। गार्ड्स को लगा कि ये कोई मूवी शूटिंग का प्रॉप है, लेकिन ये जोंग का अनुमान कुछ और ही था।
अपनी पिछली जिंदगी की यादों से वो जानता था कि ये सिर्फ दिखावा नहीं है, हमला शुरू होने वाला है। बिना वक्त गंवाए ये जोंग मुड़ा और भागने लगा। उसे पता था कि अगले 5 मिनट में तबाही शुरू हो जाएगी। वो एक वाइट लग्जरी मैंशन के सामने रुका और जल्दी से इंटरकॉम बटन दबाया। अंदर से एक औरत की आवाज आई, कौन है? ये जोंग ने तुरंत जवाब दिया, कुरियर। उसका दिमाग अभी भी आने वाली घटनाओं में उलझा हुआ था। उसे जल्दी करनी थी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। ये जोंग बिना हिचकिचाए अंदर चला गया, लेकिन अंदर से चिल्लाने की आवाज आई। घर की मालकिन ने ये जोंग को शक की नजर से देखा। वो समझ गई कि ये आदमी कुरियर वाला नहीं है। गुस्से में उसने ये जोंग को घर से निकालने को कहा और पुलिस बुलाने की धमकी दी। ये जोंग ने उसे देखा और समझ गया कि इस औरत के पास लड़ने की कोई काबिलियत नहीं है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। शीशे थरथरा गए। औरत घबरा कर खिड़की की तरफ भागी। बाहर का मंजर देखकर वो डर गई, लेकिन जब उसने ये जोंग को देखा जो बिल्कुल शांत खड़ा आसमान को घूर रहा था, तो वो और भी परेशान हो गई। बाहर स्पेसक्राफ्ट से अजीब चीजें गिरने लगी थीं। बड़े बड़े कैप्सूल जमीन पर गिरकर सब कुछ तोड़ रहे थे। लोगों की चीख पुकार मच गई थी। थोड़ी दूर एक आदमी डर के मारे एक कैप्सूल को देख रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास गया। अचानक कैप्सूल खुला और उसमें से घना हरा धुआं निकला। आदमी खांसने लगा और वो जहरीली गैस उसके अंदर चली गई। कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर बदलने लगा। स्किन सफेद पड़ गई, मुंह से झाग निकलने लगा और आंखें सफेद हो गईं। देखते ही देखते वो इंसान से एक भयानक मॉन्स्टर बन गया। मैंशन के बाहर चीखने की आवाजें आने लगीं। ये जोंग अभी भी खिड़की से बाहर देख रहा था, पर्दे को जोर से पकड़े हुए। बाहर का नजारा नर्क बन चुका था। उसके पीछे खड़ी पिंक ड्रेस वाली औरत घबराहट में पूछने लगी कि लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। ये जोंग चुप रहा। औरत चिढ़ गई और सिक्योरिटी को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन ये जोंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया और सीधा किचन की तरफ भागा। औरत गुस्से में चिल्लाई कि क्या वो बहरा है और उसे निकलने को कहा, लेकिन ये जोंग के कदम तब रुके जब उसने अपने सामने एक बड़ी सुनहरी गोल चीज देखी। ये वही यूएचएल एक्सचेंज व्हील था जो किचन के बीच में खड़ा था। औरत को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये जोंग मुस्कुराया और उसके पास गया। यूएचएल के बीच में एक ग्रे क्रिस्टल चमक रहा था। ये रैंक एक क्रिस्टल था। औरत को अब समझ आया कि ये जोंग इसी चीज के लिए आया था। ये जोंग की नजर यूएचएल के अंदर रखी एक छोटी बोतल पर गई जिसमें हरा लिक्विड था। ये वो मेडिसिन थी जो फिजिकल पावर को 3 गुना बढ़ा सकती थी। ये जोंग ने हाथ बढ़ाया, पर उसे याद आया कि इसे एक्टिवेट करने के लिए 7 क्रिस्टल्स चाहिए। उसने ध्यान से देखा तो उसे जोकर वाला सिंबल दिखा जो लक कार्ड था। औरत अभी भी वहां खड़ी थी, परेशान और कंफ्यूज। उसने ये जोंग के कंधे को पकड़ा और जवाब मांगा। ये जोंग ने शॉर्ट में समझाया कि लक कार्ड स्पेशल एबिलिटीज जैसे सेंसेस को तेज करना, बॉडी स्ट्रांग करना या पेट प्रोवाइड करना जैसी चीजें देता है। ये जोंग को याद आया कि इस औरत के पास पॉइजन रेजिस्टेंस है, तो उसने सोचा इसे असिस्टेंट बना ले, लेकिन औरत ने मना कर दिया। उसे ये सब बकवास लगा। ये जोंग ने बहस नहीं की, बस कहा कि ध्यान से सुनो, बाहर की चीखें अब बंद हो गई हैं। औरत ने सुनने की कोशिश की और पाया कि सच में शांति छा गई है। डर और क्यूरियोसिटी में वो दरवाजे की तरफ भागी, ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। ये जोंग वहीं खड़ा रहा। उसे लगा ये औरत मौत को दावत दे रही है। जैसे ही औरत ने दरवाजा खोला, सामने एक डरावना मॉन्स्टर खड़ा था। उसका खून तुरंत जम गया, मुंह खुला रह गया, लेकिन चीख गले में ही अटक गई। वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि वही सिक्योरिटी गार्ड था जो पहले मैंशन की रखवाली करता था, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा था। उसकी स्किन सड़ चुकी थी, आंखें बिना किसी जान के खाली थीं और मूवमेंट्स अजीब लेकिन भूख से भरी थीं। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, उस ज़ॉम्बी ने औरत को जोर से जकड़ लिया। उसकी पकड़ मौत जैसी मजबूत थी। ज़ॉम्बी का मुंह बुरी तरह खुला हुआ था और उसकी जीभ बाहर लटकी हुई बहुत घिनौनी लग रही थी। उसकी सड़ी हुई सांसें औरत के चेहरे पर लग रही थीं। घबराहट में औरत ने उस क्रिएचर के सिर को दूर धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी की पकड़ और मजबूत होती गई। आखिरकार उसकी चीख निकल ही गई और वो किसी से बचाने की भीख मांगने लगी। ज़ॉम्बी और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया और जबरदस्ती औरत के हाथ हटाने लगा। एक जोरदार झटके के साथ औरत फर्श पर जा गिरी, लेकिन इससे पहले कि ज़ॉम्बी आगे कुछ कर पाता, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक ही पल में ज़ॉम्बी का सिर धड़ से अलग हो गया। उस गिरते हुए ज़ॉम्बी के पीछे ये जोंग सीना तानकर खड़ा था। खून से सना हुआ नाइफ अभी भी उसके हाथ में था। वो औरत ये जोंग को डर भरी नजरों से देख रही थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। बिना कुछ बोले ये जोंग नीचे झुका और उस कटे हुए सिर को उठाया।
उसने बड़ी फुर्ती से उस ज़ॉम्बी के माथे से ग्रे क्रिस्टल निकाल लिया। औरत अभी भी खामोश थी, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसकी नजरें ये ज़ॉम्ब के हाथ में मौजूद ग्रे क्रिस्टल पर टिकी थीं। उसे एहसास हुआ कि ये चीज यूएचएल में दिखने वाली चीज जैसी ही है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, दरवाजे की तरफ से भारी कदमों की आवाज आई। 2 और ज़ॉम्बीज वहां आ गए और डरावनी आवाजें निकालते हुए तेजी से उनकी तरफ दौड़े। औरत अभी भी फर्श पर बैठी थी। उसका शरीर डर के मारे अकड़ गया था। उन दोनों क्रिएचर्स को पास आते देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये ज़ॉम्ब बिना हिचकिचाए उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों ज़ॉम्बीज ने ब्रूटल तरीके से हमला किया, लेकिन ये ज़ॉम्ब ने बड़ी फुर्ती से खुद को बचाया और एक ज़ॉम्बी को काट दिया, जिससे उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। दूसरा ज़ॉम्बी भी नहीं बच पाया। एक तेज वार से उसका सिर भी धड़ से अलग होकर हवा में उड़ गया। दोनों ज़ॉम्बीज की लाशें एक साथ जमीन पर गिर गईं। उनका खून फर्श पर फैलने लगा। ये ज़ॉम्ब सीधा खड़ा था। उसके नाइफ से खून टपक रहा था। उसकी नजरों में अब भी वही ठंडापन और कॉन्फिडेंस था। औरत अभी भी फर्श पर बैठी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी उसके सामने क्या हुआ। उसने ये ज़ॉम्ब की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी और कंफ्यूजन थी। ये ज़ॉम्ब ने कुछ ही सेकंड्स में 3 ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? 3 ज़ॉम्बीज को ढेर करने के बाद ये ज़ॉम्ब पूरी हिम्मत के साथ खड़ा था। उसके पीछे पिंक ड्रेस वाली वो औरत कांपते हुए बैठी थी। वो अभी भी सदमे में थी और समझ नहीं पा रही थी कि उसे बचाने वाला ये आदमी आखिर है कौन। बिना किसी झिझक के ये ज़ॉम्ब ने अपना नाइफ वापस रखा और अपना नाम ये ज़ॉम्ब बताया। इसके बाद उसने भी वही सवाल पूछा, क्योंकि वो उस औरत की पहचान जानना चाहता था। औरत ने अपनी सांसें दुरुस्त की और अपना नाम बताया, शिनफेई। ये ज़ॉम्ब की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस औरत को उसने अभी बचाया है वो शिनफेई है। वो इंसान जो आने वाले 10 सालों के फ्यूचर में एक 9 स्टार लेजेंड बनने वाली थी। शिनफेई ने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो अभी भी हालात को लेकर कंफ्यूज थी। वहीं दूसरी तरफ ये ज़ॉम्ब अपने ख्यालों में खो गया। उसे याद आने लगा कि फ्यूचर में शिनफेई कितनी पावरफुल थी। शिनफेई ने हालात न समझते हुए ये ज़ॉम्ब से पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। बिना देर किए ये ज़ॉम्ब ने समझाया कि धरती पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसकी वजह से ज्यादातर इंसान ज़ॉम्बी बन चुके हैं। लेकिन शिनफेई को इस भयानक सच पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। अपनी बात साबित करने के लिए ये ज़ॉम्ब ने जमीन पर पड़े एक ज़ॉम्बी का सिर उठाया और आसानी से उसके माथे से ग्रे क्रिस्टल निकालकर दिखाया। हालांकि ये ज़ॉम्ब को दुनिया की हालत पता थी, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि इस हमले के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। ये ज़ॉम्ब ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि सभी इंसान ज़ॉम्बी नहीं बने हैं। कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उनकी तादाद ज़ॉम्बीज के मुकाबले बहुत कम है। शिनफेई को उम्मीद थी कि सरकार और मिलिट्री उन्हें बचा लेगी, लेकिन ये ज़ॉम्ब ने बस अपने हाथ में क्रिस्टल को कसकर पकड़ा और ज़ॉम्बी के सिर को एक तरफ फेंक दिया। शिनफेई की उम्मीद उसे बहुत बचकानी लगी। सपाट लहजे में ये ज़ॉम्ब ने साफ कर दिया कि सरकार और मिलिट्री सब खत्म हो चुका है। अब खुद के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये ज़ॉम्ब ने अपना अंगूठा ऊपर उठाया और बाहर की तरफ इशारा किया। दुनिया बदल चुकी है और अब यहां सिर्फ ज़ॉम्बीज की दुनिया है। शिनफेई ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। वो अपनी हैरानी को दबाने की कोशिश कर रही थी। ज़ॉम्बीज से भरी दुनिया का ख्याल ही उसे डराने के लिए काफी था। उसका शरीर कांपने लगा। इस बीच ये ज़ॉम्ब शिनफेई को देख रहा था। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि जो औरत उसके सामने खड़ी है वो आगे चलकर इतनी महान बनेगी। लेकिन हो सकता है कि शिनफेई के अंदर वाकई कुछ खास हो। और इस वक्त ये ज़ॉम्ब को एक साथी की सख्त जरूरत थी। मजबूत कदमों के साथ ये ज़ॉम्ब घर के अंदर चला गया और शिनफेई को पीछे आने का इशारा किया। उसने वादा किया कि वो उसे ज़ॉम्बी वर्ल्ड में जिंदा रहने के नियम समझाएगा। बिना वक्त बर्बाद किए ये ज़ॉम्ब ने उसे यूएचएल यानी क़यामत के व्हील के बारे में बताना शुरू किया। ये वो जरिया था जिससे इस तबाह हो चुकी दुनिया में रिसोर्सेज और हथियार मिल सकते थे। शिनफेई ने उस व्हील को ध्यान से देखा और ये ज़ॉम्ब की बात सुनी कि इसे एक्टिवेट करने के लिए खाली स्लॉट्स को भरना पड़ता है। स्लॉट्स को देखकर शिनफेई समझ गई कि इनका साइज उन क्रिस्टल जैसा है जो ज़ॉम्बीज से मिले थे। वो तुरंत समझ गई कि व्हील को एक बार घुमाने के लिए उन्हें 7 ज़ॉम्बी क्रिस्टल्स की जरूरत होगी। ये ज़ॉम्ब ने सिर हिलाकर उसकी बात सही मानी, लेकिन उसने ये भी बताया कि जितना बड़ा इनाम चाहिए होगा उतने ही ज्यादा क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। ये सब सुनने के बाद शिनफेई को समझ आ गया कि ये व्हील कैसे काम करता है। उसकी सीखने की स्पीड देखकर ये ज़ॉम्ब इंप्रेस हो गया। मन ही मन उसने माना कि शिनफेई काफी समझदार है। शिनफेई ने पूछा कि ये ज़ॉम्ब को ये सब कैसे पता है, लेकिन ये ज़ॉम्ब के पास इसका कोई सही जवाब नहीं था। वो इस टॉपिक को लंबा नहीं खींचना चाहता था, इसलिए उसने बात बदल दी।
उसने शिनफेई को ऑफर दिया कि वो पहली बार व्हील घुमाए। शिनफेई ने जोश में सिर हिलाया। वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार थी। बाहर जाने से पहले ये जोंग ने शिनफेई को सख्त हिदायत दी कि किसी भी हाल में दरवाजा न खोले। वो और ज़ॉम्बीज का शिकार करने के लिए बाहर जाने वाला था। शिनफेई हैरान थी कि ये जोंग ज़ॉम्बीज का शिकार क्यों करना चाहता है। बाहर की दुनिया नर्क बन चुकी थी, जहां ज़ॉम्बीज के झुंड शिकार की तलाश में घूम रहे थे। इसी बीच ये जोंग ने शिकार शुरू कर दिया। उसका नाइफ मौत की रफ्तार से चल रहा था। वो ज़ॉम्बीज के सिर और गर्दन काट रहा था। जैसे ही एक ज़ॉम्बी गिरता, आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज आ जाते। बिना डरे ये जोंग हमलों का सामना करता रहा। वो बड़ी फुर्ती से वार करता, सड़े हुए शरीरों को काटता और उन पर कूद पड़ता। एक ज़ॉम्बी को उसने जोरदार लात मारकर गिराया और तुरंत उसका सिर काटकर ग्रे क्रिस्टल निकाल लिया। तभी दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। एक अनजान औरत घबराती हुई ये जोंग की तरफ दौड़ी। उसके पीछे 2 ज़ॉम्बीज पड़े थे। वो ये जोंग को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। बिना सोचे वो औरत सीधे ये जोंग के पीछे छुप गई। ये जोंग ने उन ज़ॉम्बीज को घूर कर देखा और एक ही झटके में उन पर हमला कर दिया। उसका हथियार उनके सड़े हुए मांस को काटता हुआ निकल गया और वो जमीन पर गिर पड़े। लेकिन इससे पहले कि हालात सामान्य होते, जिस औरत को उसने बचाया था वो दर्द से कराहने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। कुछ ही सेकंड्स में उसका चेहरा डरावना हो गया। स्किन काली पड़ गई, आंखों की रोशनी चली गई और वो जंगली जानवर की तरह गुर्राने लगी। ये जोंग ने जरा भी इंतजार नहीं किया। एक तेज वार के साथ उसने अपना नाइफ उस औरत की गर्दन में उतार दिया, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो लाश वहीं ढेर हो गई। शाम होने लगी थी और आसमान का रंग बदलने लगा था। जब ये जोंग को यकीन हो गया कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तो वो उस लग्जरी मैंशन में वापस लौट आया। आज का शिकार काफी अच्छा रहा था। उसने 11 ग्रे क्रिस्टल्स जमा कर लिए थे। शिनफेई ने खुशी से उसका स्वागत किया और उसकी कामयाबी देखकर हैरान थी। पुराने 3 क्रिस्टल्स को मिलाकर अब उनके पास कुल 14 क्रिस्टल्स थे। इसका मतलब वो यूएचएल को 2 बार घुमा सकते थे। ये जोंग ने शिनफेई को दिखाने के लिए तैयारी की कि ये कैसे काम करता है। उसने ध्यान से 7 क्रिस्टल स्लॉट्स में लगा दिए और बटन दबाकर व्हील को घुमा दिया। दोनों ही बड़े ध्यान से देख रहे थे। दोनों के मन में सवाल था कि पहले स्पिन में क्या मिलेगा। ये जोंग को उम्मीद थी कि कम से कम दवाइयां मिल जाएं, लेकिन जब व्हील रुका तो इनाम सामने आया। 4 खाने के डिब्बे। ये जोंग सन्न रह गया। उसके चेहरे पर मायूसी साफ थी। हालांकि खाना जरूरी था, लेकिन ये उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। जब ये जोंग अपनी मायूसी से जूझ रहा था, शिनफेई ने फ्रिज खोलकर खाने का सामान चेक किया। उसने सब कुछ ठीक से रखा और कहा कि इतना खाना काफी समय तक चल जाएगा। लेकिन ये जोंग को अभी भी झटका लगा था। अपनी निराशा को किनारे रखकर उसने शिनफेई को मौका दिया। व्हील घुमाने का मौका पाकर शिनफेई बहुत खुश हुई। जब शिनफेई ने क्रिस्टल को हाथ लगाया तो ये जोंग उसे गौर से देख रहा था। वो सोच रहा था कि क्या शिनफेई की किस्मत उससे बेहतर होगी। शिनफेई ने सावधानी से क्रिस्टल्स लगाए और बटन दबा दिया। व्हील घूमने लगा और एक मैकेनिकल आवाज गूंजने लगी। ये जोंग पीछे खड़ा होकर सब देख रहा था। वो जानता था कि इस स्पिन का रिजल्ट उनकी लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। वो उम्मीद कर रहा था कि शिनफेई का लक उससे अच्छा हो। शिनफेई ने उत्सुकता से पूछा कि उसे क्या मिला है। जब ये जोंग ने देखा तो पता चला कि शिनफेई को एलिमिनेशन कार्ड मिला है। ये एक बहुत ही काम की और रेयर चीज थी। ये जोंग सचमुच हैरान था कि शिनफेई को ये इतनी आसानी से मिल गया। लेकिन शिनफेई को अभी भी समझ नहीं आया था कि ये कार्ड क्या है। ये जोंग ने समझाया कि एलिमिनेशन कार्ड से हम आइटम सिलेक्शन में से किसी एक बेकार इनाम को हटा सकते हैं। ये कार्ड आगे चलकर बहुत काम आएगा, खासकर जब उन्हें किसी खास हथियार या स्किल की जरूरत होगी। इससे कीमती चीजें मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ये सुनकर शिनफेई को यकीन नहीं हुआ कि उसे इतनी काम की चीज मिली है। ये जोंग शिनफेई की जबरदस्त किस्मत देखकर हैरान था। शिनफेई ने बताया कि वो लकी ड्रॉ में काफी लकी रही है। एक बार तो उसने सुपरमार्केट के लकी ड्रॉ में एक जिंदा गाय जीत ली थी। ये सुनकर ये जोंग को और भी ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो खुद कभी इतना लकी नहीं रहा था। एलिमिनेशन कार्ड को हवा में उठाकर शिनफेई उसे खुशी से देखने लगी। उधर ये जोंग सोचने लगा कि वो शिनफेई की इस किस्मत का इस्तेमाल आगे के सफर में कैसे कर सकता है। अगले दिन कयामत के दूसरे दिन शिनफेई ने देखा कि ये जोंग अपने बैटल गियर्स पहनकर और हाथ में नाइफ लेकर तैयार है। उसने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। ये जोंग ने बताया कि वो क्रिस्टल्स जमा करने जा रहा है। शिनफेई को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी सुबह चला जाएगा। वो पीछे से उसके मजबूत इरादों और गंभीरता को देख रही थी। ये जोंग की लगन देखकर शिनफेई को लगने लगा कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। ये जोंग के जाने के बाद शिनफेई मुड़ी और उसने घर में रहते हुए कुछ काम की चीजें करने का फैसला किया।
शिनवेई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किचन की तरफ बढ़ती है। अपनी कमर पर हाथ रखकर वो खड़ी हो जाती है और किचन को चारों तरफ से देखने के बाद वो नाइफ और स्पैटुला उठा लेती है। शिनवेई बड़े ही जोश के साथ खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद येजोंग उम्मीद से थोड़ा जल्दी वापस आ जाता है। येजोंग को आया हुआ देखकर शिनवेई तुरंत उसके पास जाती है, लेकिन येजोंग का एक्सप्रेशन थोड़ा थका हुआ और उदास लग रहा था। उसने बताया कि उसके पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। शिनवेई, जो बहुत क्यूरियस हो रही थी, उसने येजोंग से पहले गुड न्यूज़ बताने को कहा। येजोंग ने बताया कि उनके आसपास के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे सिवाय उन दोनों के, और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि येजोंग ने उन सारे ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर दिया था। शिनवेई येजोंग की पावर देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो गई, लेकिन वो अभी भी बैड न्यूज़ सुनने का इंतजार कर रही थी। येजोंग ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। भले ही उसने आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ मार दिए थे, लेकिन जो क्रिस्टल्स कलेक्ट हुए थे वो सिर्फ 21 ही थे। उन क्रिस्टल्स को देखकर शिनवेई ने सोचा कि कम से कम उनके पास व्हील ऑफ लक को कुछ बार घुमाने के लिए तो काफ़ी हैं। लेकिन येजोंग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसने बताया कि उसने लगभग सारे घरों को चेक किया था, फिर भी इतने कम क्रिस्टल्स मिले। येजोंग की मेहनत के बारे में सोचकर शिनवेई अपनी हंसी नहीं रोक पाई। थका हुआ येजोंग बस एक गहरी सांस ले पाया और उसने पूछा कि क्या कुछ खाने को है, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। शिनवेई का एक्सप्रेशन अचानक कंफ्यूजन और डाउट में बदल गया। उसने कहा कि कुछ खाना अवेलेबल तो है, लेकिन उसे पक्का नहीं पता कि येजोंग को वो पसंद आएगा या नहीं। बिना जवाब का इंतजार किए शिनवेई ने जो डिशेस बनाई थी वो सर्व कर दी, लेकिन उनका लुक और प्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं लग रहा था। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ शिनवेई ने कहा कि शायद इसका टेस्ट बहुत अच्छा ना हो। उसने ये भी सजेस्ट किया कि अगर येजोंग को उसका खाना पसंद ना आए तो वो फ्रिज से डिब्बाबंद खाना ले सकता है। बिना कुछ बोले येजोंग ने शिनवेई का बनाया खाना उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। कुछ देर चबाने के बाद उसने ये नतीजा निकाला कि भले ही ये दिखने में अच्छा नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट उतना बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। शिनवेई ये रिस्पॉन्स सुनकर सरप्राइज हो गई। उसकी आंखें चमक उठीं और वो येजोंग को देखने लगी, ये जानने के लिए कि क्या वो सच बोल रहा है। लेकिन येजोंग को उस खाने से कोई नफरत नहीं थी। असल में उसका दिमाग पास्ट में चला गया था। एक वक्त था जब भूख की वजह से वो इंसानों का मांस खाने की कगार पर आ गया था। अब एक ठीक ठाक खाना मिलना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। पेट भरने के बाद येजोंग शिनवेई को वापस व्हील ऑफ लक के पास ले गया। बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने दोबारा व्हील घुमाना शुरू किया। कुछ स्पिन्स के बाद उन्हें कुछ कीमती आइटम्स मिले, जिसमें गोलियों के साथ एक पिस्टल और एक धनुष बाण शामिल थे। शिनवेई ने बचे हुए क्रिस्टल्स येजोंग की तरफ बढ़ाए और उसे आखिरी बार व्हील घुमाने का ऑफर दिया, लेकिन येजोंग ने मना कर दिया। उसे लगा कि उसकी किस्मत बहुत खराब चल रही है। येजोंग को हिचकिचाते देख शिनवेई ने अचानक उसकी उंगलियों को पकड़ा और उसके दोनों हाथों को कसकर थाम लिया। येजोंग बस बुत बनकर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। शिनवेई ने बहुत गहरी नजरों से उसे देखते हुए यकीन दिलाया कि उसने अपनी सारी किस्मत अब येजोंग को दे दी है। पूरे भरोसे के साथ शिनवेई ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि येजोंग अभी भी चुपचाप खड़ा था, ये सोचते हुए कि अभी क्या हुआ। घर के अंदर जब शिनवेई ने उसका हाथ पकड़ा तो येजोंग का चेहरा लाल हो गया। शिनवेई के चारों तरफ एक चमक थी, जैसे कि वो गुड लक का ओरा फैला रही हो। पूरे यकीन के साथ शिनवेई ने कहा कि उसने अपना लक येजोंग को ट्रांसफर कर दिया है। येजोंग बस हाँ में सिर हिला पाया और छोटा सा जवाब दिया, फिर अपना ध्यान सामने रखे व्हील ऑफ लक पर लगा दिया। अपनी आवाज में दम लाते हुए येजोंग ने एक्सप्लेन किया कि जो आइटम्स मिल चुके हैं वो दोबारा नहीं आएंगे और अब सिर्फ 6 आइटम्स बचे हैं। इससे उनके जीन एनहांसमेंट मेडिसिन पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि येजोंग कुछ करता, शिनवेई अचानक आगे बढ़ी और उसके सामने खड़ी हो गई। हाथ में वो एलिमिनेशन कार्ड लिए जो उन्हें पहले मिला था। बिना किसी डर के शिनवेई ने कहा कि उन्हें इस कार्ड का इस्तेमाल बिस्किट के डिब्बे को हटाने के लिए करना चाहिए। पता ही नहीं चला कि कब वो एलिमिनेशन कार्ड धीरे धीरे जलने लगा। शिनवेई और येजोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि वो कार्ड बस गायब हो गया। वो दोनों घबरा गए, खास तौर पर शिनवेई, जिसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसकी लापरवाही की वजह से वो कीमती कार्ड एक ऐसी चीज के लिए यूज हो गया जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। येजोंग ने एक पल के लिए अपना चेहरा ढक लिया। उसकी सांस अटक गई थी और उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी उसने बस इतना कहा कि कोई बात नहीं। अब और टाइम वेस्ट ना करते हुए येजोंग ने आखिरी क्रिस्टल व्हील ऑफ लक में डाल दिया, ये उम्मीद करते हुए कि इस बार किस्मत उसका साथ देगी। तेजी से व्हील घूमने लगा और हवा में एक टेंशन बन गई। येजोंग और शिनवेई नर्वस होकर हिल रहे थे, अपने हाथ मल रहे थे और मन ही मन दुआ कर रहे थे कि उन्हें वो जीन एनहांसमेंट मेडिसिन मिल जाए। कुछ पल बीते और आखिरकार व्हील रुका। उसका कांटा ठीक मेडिसिन की पिक्चर पर जाकर रुका। येजोंग और शिनवेई की आंखें तुरंत चमक उठीं। उनके चेहरों पर खुशी साफ दिख रही थी।
जिस उम्मीद का वो इतना इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार सच हो गई थी। उनके सामने रोशनी में चमकती हुई एक हरी लिक्विड की बोतल थी। इस मेडिसिन में कमाल की पावर थी। ये यूजर की फिजिक को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती थी और क्लोज कॉम्बैट की एबिलिटी को 3 गुना तक मजबूत कर सकती थी। येजोंग उस बोतल को घूरता रहा, उसका दिमाग दूर कहीं ख्यालों में खो गया। कयामत के शुरुआती दिनों में इस तरह की मेडिसिन किसी खजाने से कम नहीं होती। शिनवेई ने एक्साइटमेंट के साथ येजोंग की तरफ देखा और कहा कि अगर येजोंग वो मेडिसिन पी लेगा तो उसकी बॉडी तुरंत स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन उसे तुरंत पीने के बजाय येजोंग ने बोतल उठाई और शिनवेई की तरफ एक मतलब भरी नजर से देखा, जैसे वो कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हो। बिना एक शब्द बोले येजोंग ने उस मेडिसिन को एक चौड़े बर्तन में डाला और उसमें हेपरिन मिला दिया, जो वो कुछ समय पहले हॉस्पिटल से लाया था। शिनवेई बड़े ध्यान से देख रही थी और समझ गई कि येजोंग उस मेडिसिन को डबल करने की कोशिश कर रहा है। येजोंग ने अपना प्लान समझाया। इस मॉडिफाइड लिक्विड से 2 बोतलें बन जाएंगी। एक वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए पी सकते हैं और दूसरी बोतल को किसी कीमती स्किल कार्ड या दूसरी स्पेशल मेडिसिन के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर उन्हें कोई और ऐसा इंसान मिले जो उनकी तरह सिस्टम यूज करता हो। शिनवेई को येजोंग की बात समझ आने लगी। हालांकि वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज थी, लेकिन उसके मन में हैरानी भी थी। येजोंग को इस मेडिसिन के बारे में इतना सब कैसे पता? बड़े ही शांत होकर येजोंग ने बताया कि मेडिसिन के लेवल को कंट्रोल करना पड़ता है। अभी लिक्विड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और इसे थोड़ा कम करना होगा ताकि प्रोसेस सही से हो सके। छोटा सा इंस्ट्रक्शन देने के बाद येजोंग ने शिनवेई से वही स्टेप्स करने को कहा जो उसने अभी किए थे। बिना किसी डाउट के शिनवेई ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वो समझ गई है। उसने बड़े ध्यान से हर स्टेप को फॉलो किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जीन एनहांसमेंट मेडिसिन की एक बोतल अब 2 में बदल चुकी थी। शिनवेई के मन में फिर से सवाल आया कि येजोंग ये सब कैसे कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछती, येजोंग ने अचानक हाथ उठाया और शिनवेई को चुप रहने का इशारा किया। दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिससे शिनवेई के माथे पर शिकन आ गई। बाहर कुछ तो था। येजोंग ने जल्दी से खिड़की की तरफ देखा और उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। बिना वक्त गंवाए येजोंग ने शिनवेई का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर भागने लगा। शिनवेई कंफ्यूज थी और सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें अचानक भागना क्यों पड़ रहा है। भागते हुए येजोंग ने चेतावनी दी कि ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा खतरनाक कुछ उनकी तरफ आ रहा है। शिनवेई को लगा शायद कोई मॉन्स्टर होगा, लेकिन येजोंग ने तुरंत बताया कि वो कोई आम मॉन्स्टर नहीं बल्कि म्यूटेटेड कीड़े हैं। वो अभी पूरी बात समझ भी नहीं पाई थी कि सामने वाले दरवाजे से एक तेज टकराने की आवाज आई। कोई बहुत बड़ी चीज भयानक ताकत के साथ बार बार दरवाजे पर टक्कर मार रही थी। बिना रुके येजोंग शिनवेई को लेकर ऊपर की मंजिल की तरफ भागा। उस खतरे को देखने के लिए शिनवेई ने नीचे देखा और उन क्रिएचर्स को अपनी आंखों से देखा। बहुत सारे म्यूटेटेड कीड़े घर के सामने घूम रहे थे जो वायरस से इन्फेक्टेड थे। वो ऐसे लालची मॉन्स्टर्स में बदल चुके थे जो इंसानों को खाते हैं। भले ही उनमें बहुत ज्यादा लड़ने की ताकत न हो, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो एक बड़ा खतरा बन गए थे। बिना और इंतजार किए कीड़ों का झुंड ऊपर चढ़ने लगा, ठीक वहां जहां येजोंग और शिनवेई थे। अब वो दोनों ऊपर वाले फ्लोर के एक बड़े कमरे में थे। येजोंग ने तुरंत शिनवेई से मदद मांगी और पास रखी एक भारी अलमारी को धकेलकर दरवाजे के आगे लगा दिया। बिना ज्यादा सोचे दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी चीज को खिसकाया। जब वो दरवाजा रोकने की कोशिश कर रहे थे, शिनवेई ने फिर से येजोंग से उन क्रिएचर्स के बारे में पूछा। येजोंग ने बताया कि इस कयामत में सिर्फ इंसान ही ज़ॉम्बी नहीं बने हैं, बल्कि जानवर और पेड़ पौधों में भी भयानक म्यूटेशन हुआ है और वो सब भी जिंदा रहने के लिए इंसानों का शिकार कर रहे हैं। ये सुनकर शिनवेई हैरान रह गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, बाहर से फिर जोरदार टक्कर की आवाज आई। कोई चीज उनके कमरे में घुसने की कोशिश कर रही थी। येजोंग और शिनवेई दोनों ने उस दरवाजे की तरफ देखा जिसे उन्होंने अलमारी से ब्लॉक किया था। दूसरी टक्कर की आवाज और तेज थी, जिससे डरकर शिनवेई ने दौड़कर येजोंग को गले लगा लिया। वो बहुत डरी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बस उसने येजोंग को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन येजोंग शांत था। उसने शिनवेई को भरोसा दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ है। इन शब्दों से शिनवेई को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और येजोंग को भरोसे के साथ देखा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बड़े प्यार से येजोंग ने शिनवेई को खुद से अलग किया और उसे तुरंत छिपने के लिए कहा। उसने कहा कि वो तभी बाहर आए जब येजोंग उसे इशारा करे। शिनवेई के चेहरे पर अभी भी डाउट था, लेकिन येजोंग ने उसे यकीन दिलाया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ येजोंग ने प्रॉमिस किया कि वो सब कुछ जल्दी ही ठीक कर देगा। कोई और ऑप्शन न होने पर शिनवेई दूसरे कमरे में जाकर छिप गई और येजोंग को वहीं दरवाजे के पीछे अकेला छोड़ दिया, जो उन कीड़ों के झुंड का सामना करने के लिए तैयार खड़ा था। जब आखिरकार उन मॉन्स्टर्स की ताकत से अलमारी टूट गई, तब भी येजोंग अपनी जगह से नहीं हिला। पूरे इरादे के साथ उसने जीन एनहांसमेंट मेडिसिन की बोतल खोली जो उन्हें अभी मिली थी।
उसे इसके साइड इफेक्ट से नफरत थी, लेकिन वो जानता था कि इस बार उसे ये यूज करनी ही होगी। देखते ही देखते कीड़ों का सैलाब घर के अंदर भर गया। वो उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जहां शिनवेई और येजोंग थे। कुछ कीड़े अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, अपने दांतों और नुकीले पैरों से दरवाजे को खरोंच और धकेल रहे थे। दरवाजे के पीछे येजोंग अपने हाथ में बॉटल कसकर पकड़े तैयार था। बिना किसी हिचकिचाहट के येजोंग ने वो दवाई गटक ली। तुरंत ही दवाई के साइड इफेक्ट्स उसके पूरे शरीर में फैल गए और दर्द के मारे वो घुटनों पर गिर गया। एक चुभने वाला दर्द हुआ और वो चिल्ला पड़ा। दवाई के असर से उसका शरीर कांप रहा था। तभी एक म्यूटेटेड कीड़ा येजोंग के ऊपर आया और अपना जबड़ा खोलकर हमला करने को तैयार हो गया। बाकी कीड़े भी येजोंग की तरफ झपटे, जो अभी हिल भी नहीं पा रहा था, और उन्होंने उसे घेर लिया। अचानक उसके पीछे से एक नाइफ निकली। फुर्ती के साथ येजोंग ने जवाबी हमला किया। अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते हुए येजोंग ने तेजी से अपनी बॉडी घुमाई। पल भर में ही कई कीड़े ढेर हो गए। उनके शरीर बिना किसी मुकाबले के कट गए थे। येजोंग की आंखें लाल थीं, सिर्फ दवाई की वजह से नहीं, बल्कि घर के अंदर मौजूद हर एक कीड़े को खत्म करने के इरादे से। उस चुभते हुए दर्द ने उसके गुस्से को और भड़का दिया था और वो नाइफ को और भी ब्रूटल तरीके से चलाने लगा। एक तेज चिल्लाहट के साथ उसने कीड़ों के शरीर चीर दिए। उनके बॉडी पार्ट्स जमीन पर बिखर गए। कुछ ही मिनटों में अंदर आए सारे कीड़े मारे जा चुके थे। येजोंग को एहसास हुआ कि इन कीड़ों की कोई ना कोई रानी जरूर होगी। बिना टाइम वेस्ट किए उसने सोचा कि उस रानी को खत्म करना होगा ताकि ये हमला पूरी तरह रुक जाए। जब येजोंग अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तभी अंधेरे में से एक ऐसा कीड़ा निकला जो बाकी सबसे बहुत बड़ा था। येजोंग ने तुरंत पहचान लिया कि यही वो क्वीन इंसेक्ट है जिसे वो ढूंढ रहा था। रानी ने पूरे कमरे में नजर घुमाई और जमीन पर अपने मरे हुए बच्चों को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। एक फुफकार के साथ रानी ने येजोंग पर हरे रंग का एसिड फेंका, लेकिन येजोंग ने तेजी से छलांग लगाई और उस हमले से बच गया। जिस जगह वो हरा लिक्विड गिरा वहां की चीजें पिघलने लगीं, जिससे पता चल रहा था कि वो एसिड कितना खतरनाक था। येजोंग डरा नहीं, उसे पता था कि रानी अपने बच्चों की मौत का बदला लेगी। बिना रुके वो मॉन्स्टर पूरी स्पीड से उसकी तरफ झपटा। येजोंग तैयार था, उसे उस कीड़े की कमजोरी याद थी। जैसे ही वो पास आए, येजोंग ने छलांग लगाकर रानी की पीठ पर लैंड किया और अपना नाइफ तान लिया। एक जोरदार वार के साथ उसका हथियार रानी के वीक पॉइंट में घुस गया। एक तेज चीख सुनाई दी और वो विशाल शरीर जमीन पर गिर गया। खेल खत्म। येजोंग का नाइफ रानी के शरीर में गहराई तक धंसा हुआ था। येजोंग रानी के शरीर से नीचे उतरा और उस कमरे की तरफ चला जहां शिनवेई छिपी थी। बड़बड़ाते हुए उसे वो साइड इफेक्ट्स और भी ज्यादा तकलीफ देने लगे। जितनी ज्यादा वो ताकत इस्तेमाल करता, दर्द उतना ही बढ़ता जाता। जैसे ही येजोंग ने दरवाजा खोला, शिनवेई दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। शिनवेई का शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। येजोंग महसूस कर सकता था कि वो कितनी डरी हुई है। उसने भी धीरे से उसे गले लगाया और शांत करने की कोशिश की, लेकिन येजोंग जानता था कि आंसुओं से सच्चाई नहीं बदलेगी। ये कयामत का समय है और यहां कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं है। शिनवेई ने भींगी आंखों से येजोंग को देखा और फिर जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। कांपती हुई आवाज में शिनवेई ने कोशिश की कि वो ये बात न माने कि वो रो रही है। उसने बहाना बनाया कि कमरे में मरे हुए कीड़ों की जो भयानक बदबू फैली है, उसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। येजोंग बस उसे एक टीजिंग लुक के साथ देखता रहा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या सच में यही वजह है। शिनवेई का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा कि इस बारे में और बात न करें। शिनवेई की नजर पूरे कमरे में बिखरे हुए कीड़ों की लाशों पर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सबका क्या करना है। येजोंग ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और इसे एक बहुत बड़ी चीज बताया। शिनवेई को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन येजोंग ने तुरंत एक्सप्लेन किया कि इस अपोकलिप्स के बीच खाना बहुत मुश्किल से मिलेगा। भले ही अभी खाली घरों और सुपरमार्केट से कुछ सप्लाई मिल जाए, लेकिन अगले 1 साल में खाना सबसे कीमती चीज बन जाएगा। शिनवेई ने सिर हिलाया। उसे रियलाइज हुआ कि म्यूटेशन की वजह से अब इंसान खेती या जानवर पालने का काम नहीं कर पाएंगे। येजोंग ने अपनी 3 उंगलियां उठाईं और बताया कि इस कयामत में सिर्फ 3 मेन फूड सोर्सेज होंगे। पहला, वो खाना जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। दूसरा, वो खाना जो व्हील से मिलेगा। और तीसरा, वो ड्रिंक और खाना जो मरे हुए कीड़ों के मांस से बनेगा। ये सुनते ही शिनवेई ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वो अपनी घिन को रोकने की कोशिश कर रही थी। शक भरी आवाज में शिनवेई ने येजोंग की बात दोहराई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें कीड़ों की लाशें खानी पड़ेंगी, लेकिन येजोंग ने उसे सीरियस होकर देखा और साफ कर दिया कि इंसानों को खाने से तो कहीं बेहतर है कि हम कीड़े खाएं। कीड़ों के हमले के बाद शिनवेई किचन में वापस गई और उन मरे हुए कीड़ों को काटने लगी। उसे बहुत घिन आ रही थी,
लेकिन शिनवेई ने खुद को मजबूर किया कि उसे ये करना ही है। हाथ में 2 मीट क्लीवर्स लेकर शिनवेई ने उन तेज धार वाले हथियारों को चलाया और कीड़ों के मांस को प्रोसेस करने लगी। शिनवेई के पीछे खड़ा येजोंग उसे देख रहा था और उसने शिनवेई की तारीफ की कि उसने कीड़ों के मांस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। लेकिन शिनवेई को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि येजोंग इतनी घिनौनी चीज को लेकर इतना शांत कैसे रह सकता है। येजोंग को पूरी तरह तैयार देखकर शिनवेई को तुरंत समझ आ गया कि वो बाहर जाने वाला है। येजोंग ने कंफर्म किया और बताया कि वो थोड़ा दूर जाएगा ताकि और ज्यादा क्रिस्टल्स जमा कर सके और आसपास के हालात की इन्फॉर्मेशन ले सके। शिनवेई के मन में डर बैठ गया, लेकिन वो जानती थी कि उसका काम फूड सप्लाई तैयार करना और जीन एनहांसमेंट मेडिसिन बनाना है। शिनवेई के चेहरे पर चिंता देखकर येजोंग ने उसे भरोसा दिलाया कि वो पक्का वापस आएगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ येजोंग शिनवेई के घर से बाहर निकल गया और शिनवेई बस उसकी पीठ को तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। शाम के वक्त येजोंग सुनसान सड़कों पर अकेला दौड़ रहा था। सड़क किनारे बिखरी हुई ज़ॉम्बीज की लाशें इस दुनिया की बर्बादी की गवाह थीं। अचानक हवा में बचाओ बचाओ की चिल्लाने की आवाज गूंजी। येजोंग तुरंत अलर्ट हो गया। इतनी तेज आवाज सिर्फ और ज्यादा ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करेगी। एक संकरी गली से होते हुए येजोंग बड़ी सड़क पर आया और देखा कि एक औरत फुटपाथ पर कमजोर हालत में बैठी है। उस औरत की नजरें उम्मीद भरी नजरों से येजोंग पर टिकी थीं। वो चाहती थी कि कोई उसे बचा ले। कांपते हुए शरीर के साथ उस औरत ने फिर से मदद की भीख मांगी। बिना किसी हिचकिचाहट के येजोंग ने तुरंत उस औरत का मुंह बंद कर दिया ताकि वो और ज्यादा अटेंशन न खींचे। और वही हुआ जिसका डर था। थोड़ी ही देर में सामने से ज़ॉम्बीज का एक झुंड आ गया। एक ज़ॉम्बी ने उस औरत के कपड़े पकड़ लिए। फुर्ती दिखाते हुए येजोंग ने उस औरत को खींचा और अपनी नाइफ घुमाई। उस सड़े हुए ज़ॉम्बी को एक ही वार में ढेर कर दिया। वो औरत हक्की बक्की रह गई। उसे येजोंग की स्पीड और स्किल पर यकीन नहीं हो रहा था। येजोंग ने तुरंत उस औरत को भागने के लिए कहा, जबकि वो खुद उन ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए वहीं डटा रहा। उसकी नाइफ लगातार हवा में लहरा रही थी। जो भी पास आता वो उसे काट डालता। बिना पीछे मुड़े वो औरत तब तक भागती रही जब तक उसे एक ऐसी बिल्डिंग नहीं मिल गई जिसका दरवाजा खुला था। सांस फूलने की वजह से वो हाँफ रही थी। वो अंदर घुसी और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन तभी उसे गिल्ट फील हुआ। उसने जल्दी से दोबारा दरवाजा खोला और येजोंग को आवाज दी। उसे अपने साथ अंदर आने को कहा। आवाज सुनते ही येजोंग उस बिल्डिंग की तरफ भागा। दर्जनों ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर रहे थे। अपने सड़े हुए हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहे थे। ठीक हमला होने से पहले येजोंग ने बिल्डिंग के अंदर छलांग लगा दी। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाला था, एक ज़ॉम्बी का हाथ बीच में आ गया जो उसे भयानक ताकत से रोक रहा था। उस घिनौने हाथ को देखकर वो औरत चीख पड़ी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जो ज़ॉम्बीज अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे, उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। येजोंग और वो औरत सीढ़ियों से ऊपर भागने लगे। वो तब तक दौड़ते रहे जब तक लगभग सबसे ऊपर वाली मंजिल तक नहीं पहुंच गए। लेकिन थकान की वजह से उस औरत की रफ्तार कम होने लगी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, शरीर साथ छोड़ रहा था। और इससे पहले कि वो संभल पाती, एक ज़ॉम्बी ने उसका टखना पकड़ लिया। वो औरत डर के मारे चिल्ला पड़ी। येजोंग ने जैसे ही ये देखा, उसने अपनी नाइफ घुमाई और एक तेज मूव में ज़ॉम्बी की गर्दन उड़ा दी। माहौल एकदम से जम गया। ज़ॉम्बीज ने हिलना बंद कर दिया, जैसे किसी चीज ने उनका ध्यान भटका दिया हो। अचानक सीढ़ियों वाले हिस्से में एक तेज सफेद रोशनी चमक उठी। येजोंग और वो औरत दोनों ने उस रोशनी की तरफ देखा। शहर के आसमान से एक चमकती हुई चीज धीरे धीरे नीचे गिर रही थी, जो अपने आसपास एक रहस्यमयी चमक बिखेर रही थी। येजोंग उस रोशनी को पहचान गया। वो डंजन की थी। डंजन की को इस बर्बाद दुनिया का सबसे रेयर आइटम माना जाता है। वो चाबी ही एकमात्र रास्ता है उस रहस्यमयी जमीन तक पहुंचने का जहां उम्मीद बची है। शहर के आसमान में गिरती वो सफेद रोशनी उस जगह को मार्क कर रही थी जहां डंजन की गिरने वाली थी। अपनी पिछली जिंदगी में बड़े बड़े हाई लेवल वेटरन्स भी इसे पाना चाहते थे। अब अपनी दूसरी जिंदगी में येजोंग ने ठान लिया कि वो इसे हासिल करके रहेगा। जब येजोंग और उसके साथ वाली औरत का ध्यान उस रोशनी पर था, तभी अनजाने में ज़ॉम्बीज ने उन पर फिर से हमला कर दिया। एक ज़ॉम्बी बिल्कुल येजोंग के पैरों के पास आ चुका था और उसे काटने ही वाला था। अपने तेज रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करते हुए येजोंग ने ज़ॉम्बी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। वो ज़ॉम्बी पीछे की तरफ उड़ गया, दूसरे ज़ॉम्बीज से टकराया और थोड़ी देर के लिए एक सेफ डिस्टेंस बन गई। येजोंग ने तुरंत सिचुएशन को एनालाइज किया। ये संकरी सीढ़ियां डिफेंस के लिए और काउंटर अटैक करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती हैं। तेजी से येजोंग उन 10 ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए तैयार हो गया जो रास्ता रोके खड़े थे। उसने अपनी सांसों को काबू में किया और फिर उसके हाथ में मौजूद नाइफ बिजली की तरह चली। उसने एक ज़ॉम्बी का हाथ काट दिया जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो कटा हुआ हाथ पीछे खड़ी औरत के चेहरे पर लगते लगते बचा। वो औरत बस चुपचाप खड़ी रह गई। उसका दिमाग अपने पास्ट में चला गया।
वो औरत कभी ऐसी जिंदगी जीती थी जिसे देखकर लगता था कि भगवान ने उसे खुद सारी किस्मत दे दी है। पॉपुलैरिटी, खूबसूरती, होशियारी और दौलत उसके चारों तरफ थी। लेकिन सब कुछ एक पल में बदल गया जब दुनिया में कयामत आ गई। जिन लोगों को वो जानती थी वो ज़ॉम्बी बन गए, यहां तक कि उसका अपना पिता भी। जो कुछ भी उसके पास था वो एक पल में खत्म हो गया। अब उसके अंदर सिर्फ डर और नाउमीदी बची थी। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे यकीन हो गया था कि उसका अंत पास है। ये जोंग, जिसने उसकी हताश आवाज सुनी, उसने तुरंत उस औरत को और तेजी से ऊपर जाने के लिए कहा। इस बीच वो उन पास आते हुए ज़ॉम्बीज़ को तब तक मारता रहा जब तक एक भी नहीं बचा। हालात सुरक्षित होने के बाद येजोंग ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए थोड़ा रेस्ट लिया। पीछे से वो औरत उसे बड़ी हैरानी और रिस्पेक्ट के साथ देख रही थी। उसे लगने लगा था कि येजोंग अकेला ही सारे ज़ॉम्बीज़ को मार सकता है। येजोंग के चेहरे पर थकान दिख रही थी, लेकिन उसका शरीर रुका नहीं। वो उस जगह की तरफ बढ़ने लगा जहां डंजन की गिरी थी। वो औरत अभी भी हिचकिचा रही थी, लेकिन अनजाने में ही उसके कदम येजोंग के पीछे पीछे चलने लगे। येजोंग ने देखा कि जिस बिल्डिंग की छत पर वो हैं, वो सामने वाली बिल्डिंग से जुड़ी हुई है। उसने अंदाजा लगाया कि वो उस बिल्डिंग के जरिए बाहर निकल सकते हैं और नीचे जाकर डंजन की ढूंढ सकते हैं। लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। वो दोनों सामने वाले कमरे को देखकर हैरान रह गए। म्यूटेटेड बेलों ने पूरे कमरे को घेर रखा था, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वो पौधे ऐसे हिल रहे थे जैसे उनमें खुद का दिमाग हो। वो औरत कंफ्यूज थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बिल्डिंग के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है। पलक झपकते ही उन म्यूटेटेड बेलों ने उस औरत के शरीर को कसकर जकड़ लिया। वो हिल भी नहीं पा रही थी, बस घबराहट में येजोंग को देख रही थी। येजोंग ने बिना देर किए अपनी नाइफ चलाई और उन बेलों को काट दिया जिन्होंने औरत को पकड़ रखा था। कुछ ही वार में वो पकड़ ढीली हो गई और वो औरत गिरकर येजोंग की बाहों में आ गई। उनकी नजरें मिलीं। औरत का चेहरा लाल हो गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि येजोंग ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। येजोंग के लिए उसका अट्रैक्शन और गहरा हो गया। लेकिन जब उसने अपना चेहरा येजोंग की छाती के पास लाने की कोशिश की तो अचानक येजोंग ने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे गिरा दिया। औरत चौंक गई। उसे लगा था कि शायद येजोंग में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन उसका अंदाजा गलत निकला। उन म्यूटेटेड पौधों को काटकर रास्ता बनाने के बाद येजोंग एक बंद दरवाजे के पास पहुंचा। उसे ये रुकावटें बिल्कुल पसंद नहीं थीं जो उसका वक्त बर्बाद करती थीं। जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि वो अंदर से लॉक्ड है, जैसे किसी ने उसे ब्लॉक किया हो। औरत ने पूछा कि अब हम क्या करें? बिना ज्यादा बोले येजोंग ने उस दरवाजे पर जोरदार लात मारी। दरवाजा धमाके के साथ खुला और सामने वो छत दिखाई दी जो आगे वाली बिल्डिंग की तरफ जाती थी। लेकिन वहां एक और सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। उस छत पर कुछ सर्वाइवर्स पहले से ही काम चलाऊ हथियारों के साथ तैयार खड़े थे। वो बहुत अलर्ट लग रहे थे, जैसे उस दरवाजे से जो भी निकलेगा उस पर हमला कर देंगे। येजोंग ये नजारा देखकर हैरान था। मतलब अभी भी ऐसे लोग हैं जो ज़ॉम्बीज़ के हमले से बच पाए हैं। येजोंग और उसके साथ वाली औरत ने अगला कदम उठाने से पहले एक पल रुककर सिचुएशन को समझने की कोशिश की। एक बिल्डिंग की छत पर बचे हुए लोगों का एक ग्रुप जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। येजोंग ने उस दरवाजे को तोड़ा जो सामने वाली बिल्डिंग का रास्ता रोक रहा था। वहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे जो ज़ॉम्बीज़ से बचकर वहां छिपे थे। उनमें से एक, जिसके बाल पीले रंग के थे, उसने शक भरी नजरों से येजोंग और उस औरत को देखा। उस लड़के ने तुरंत उनकी पहचान और मकसद पूछा। येजोंग ने बताया कि नीचे वाली बिल्डिंग अब सेफ नहीं है, लेकिन येजोंग ये भी जानना चाहता था कि वो लोग छत पर क्यों छिपे हैं। वो पीली बाल वाला लड़का भड़क गया क्योंकि येजोंग ने दरवाजा तोड़ दिया था। उसे डर था कि अब ज़ॉम्बीज़ कभी भी अंदर आ सकते हैं। येजोंग ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसके हमले से कोई ज़ॉम्बी नहीं बच सकता, लेकिन उस लड़के को भरोसा नहीं हुआ। एक दूसरा लड़का, जिसके लाल रंग के मोहॉक बाल थे, उसने कहा कि अब टूटा हुआ दरवाजा ठीक नहीं हो सकता, तो एकमात्र रास्ता यह है कि उसे फावड़े शवल से ब्लॉक कर दिया जाए। पीली बाल वाला लड़का और ज्यादा पैनिक हो गया और उसने अपना बेसबॉल बैट येजोंग की तरफ कर दिया। वो उसे ही खतरे की वजह बता रहा था, लेकिन लाल मोहॉक वाले लड़के ने उसे शांत करने की कोशिश की। इस बीच वो औरत जो येजोंग के साथ थी, वो डर के मारे उसके पीछे छिप गई। उसका शरीर कांप रहा था। येजोंग की नजरें छत पर चारों तरफ घूमी। वहां कुछ और लोग भी थे जो डरे हुए लग रहे थे। पीली बाल वाले लड़के ने फिर से कहा कि वो सब बस अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और एक सेफ जगह ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल येजोंग की तरह। येजोंग चुपचाप उस लड़के की बात सुनता रहा। फिर उस लड़के ने पूछा कि येजोंग का आगे क्या प्लान है। बड़े शांत होकर येजोंग ने जवाब दिया कि उसे सामने वाले हाई स्कूल में जाना है। पीली बाल वाले लड़के ने बड़े कॉन्फिडेंस से अंदाजा लगाया कि येजोंग अपने फैमिली मेंबर्स को बचाने जा रहा होगा,
लेकिन उसे शक था कि येजोंग वहां तक पहुंच भी पाएगा क्योंकि सड़कें ज़ॉम्बीज से भरी पड़ी थीं। येजोंग ने क्लियर किया कि वो किसी को बचाने नहीं जा रहा, बल्कि उसने स्कूल के इलाके में एक रोशनी गिरते हुए देखी है। पीली बाल वाले लड़के को यकीन नहीं हुआ। उसके लिए सिर्फ एक रोशनी के पीछे भागने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना पागलपन था। लेकिन आखिरकार उसने बता दिया कि स्कूल जाने का एक शॉर्टकट है। उसने पास वाली एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया जिसे वैकल्पिक रास्ते की तरह यूज किया जा सकता था। लेकिन स्कूल तक पहुंचने के लिए येजोंग को उस बिल्डिंग पर कूदना होगा जो बहुत खतरनाक था। उस लड़के ने चेतावनी दी कि अगर गिरे तो ऊंचाई की वजह से येजोंग हमेशा के लिए अपाहिज हो सकता है। येजोंग ने सामने वाली बिल्डिंग को ध्यान से देखा। उसे समझ आया कि सामने वाली छत एक मंजिल नीचे है और दूरी लगभग 5 मीटर है। वो कूदने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही येजोंग आगे बढ़ने लगा, उसके साथ वाली औरत ने उसकी जैकेट की आस्तीन पकड़ ली। उसने भीख मांगी कि उसे भी साथ ले चले और उसे वहां अकेला न छोड़े। बिना किसी हिचकिचाहट के येजोंग ने अपना बैग उस औरत को दिया और उसे पहनने को कहा। औरत ने बैग अपनी पीठ पर लाद लिया। पीली बाल वाला लड़का हंसने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि येजोंग सच में एक औरत और भारी बैग के साथ कूदने वाला है। उसने ऑफर भी किया कि वो बैग पकड़ लेता है ताकि वजन कम हो जाए। एक मुस्कान के साथ जो ऊपर से फ्रेंडली लग रही थी, उसने येजोंग को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है और वो येजोंग के कूदने के बाद बैग फेंक देगा। लेकिन उस औरत को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने बैग को और कसकर पकड़ लिया। येजोंग ने तुरंत उसे बैग पहने रहने का इशारा किया। फिर उसने औरत की कमर पर एक रस्सी बांधी और उसका दूसरा सिरा अपने शरीर से बांध लिया ताकि वो गिरे नहीं। मजबूत कदमों के साथ येजोंग छत के किनारे पर खड़ा हो गया, कूदने के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन तभी पीली बाल वाले लड़के ने येजोंग का बायां हाथ दबाया और जोर देकर कहा कि बैग बहुत भारी है। अगर येजोंग फिर भी उसे ले जाने की जिद करेगा तो वो लड़का उसका हाथ तोड़ने में भी पीछे नहीं हटेगा। वो औरत उस पीली बाल वाले लड़के की हरकत पर बहुत गुस्से में थी, लेकिन येजोंग बस मुस्कुराया। बिना जरा सा भी डरे येजोंग ने उस लड़के को बस एक शब्द बोलकर चिढ़ाया, बेवकूफ। और इससे पहले कि वो लाल मोहॉक वाला और पीली बाल वाला लड़का कुछ समझ पाते, येजोंग ने सामने वाली बिल्डिंग पर छलांग लगा दी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि येजोंग ने सच में ये कर दिखाया। जब येजोंग और वो औरत हवा में थे तो उनके नीचे ज़ॉम्बीज का झुंड लगातार रेंग रहा था। जैसे ही वो सामने वाली बिल्डिंग पर लैंड हुए, येजोंग ने तुरंत वो रस्सी खोल दी जिससे वो औरत बंधी थी। वो डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। येजोंग ने उसका हाल पूछा तो उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि वो ठीक है। उन्हें पता भी नहीं था कि दूर से कोई उन पर नजर रखे हुए है। एक भारी शरीर वाला आदमी दूरबीन लगाकर उन्हें देख रहा था। एक खुशी भरी मुस्कान के साथ उस आदमी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और बड़बड़ाया कि उसे एक बहुत दिलचस्प शिकार मिल गया है। उस आदमी के पीछे कुछ गुंडे एक बेबस औरत को परेशान कर रहे थे। एक अंधेरे कमरे के अंदर वो औरत उस मोहॉक बाल वाले आदमी से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। बाहर से भद्दी हंसी की आवाजें आ रही थीं। एक आदमी ने शर्त लगाई कि ये काम 1 मिनट में खत्म हो जाएगा और दांव पर ब्लू जैकेट वाले की सिगरेट लगी थी। लेकिन ब्लू जैकेट वाले ने मना कर दिया और कहा कि ऐसी जगह जहां शराब मिलना भी मुश्किल है, वहां उसने बड़ी मुश्किल से बगल वाले कमरे में एक बूढ़े की लाश से सिगरेट ढूंढी है। हरे कपड़े वाले आदमी ने बड़े आराम से कहा कि ये तो आम बात है, अगर उन्हें वाइन चाहिए तो वो सिर्फ प्रिंसिपल के ऑफिस में मिल सकती है। तभी गंजे आदमी ने बताया कि प्रिंसिपल का ऑफिस कुछ स्टूडेंट्स ने लॉक कर रखा है। झुंझलाहट के साथ उसने पूछा कि अब वो क्या करें। हरे कपड़े वाले ने सलाह दी कि उन स्टूडेंट्स को ज़ॉम्बीज के बीच फेंक देना चाहिए। लेकिन नीले बालों वाले आदमी ने इस आइडिया का विरोध किया। वो नहीं चाहता था कि लड़कियां मारी जाएं। गंजे आदमी ने नाक सिकोड़ी। इससे पहले कि उनकी बहस और बढ़ती, कमरे का दरवाजा जोर से खुला। वो भारी शरीर वाला आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नजरों ने पूरे कमरे को स्कैन किया और फिर उन पर चिल्लाया। अचानक वहां का माहौल टेंशन से भर गया। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने उसे फिफ्थ ब्रदर कहकर बुलाया। इसी बीच गंजे आदमी ने डरते हुए बाहर झांका और बताया कि बाहर ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती जा रही है। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। नीले बालों वाला आदमी हताश होकर आह भरने लगा। उसे एहसास हुआ कि एक ही रात में सब कुछ बदल गया है। दुनिया अब ज़ॉम्बीज और भयानक मॉन्स्टर्स से भर गई है। उदास होकर उसने पूछा कि क्या ये दुनिया का अंत है? लेकिन फिफ्थ ब्रदर उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। उसने बड़ी बेरहमी से अपना हाथ नीले बालों वाले के गले में डाला और उसकी सोच को बेवकूफ़ी बताया। उसके लिए ये कयामत नहीं थी, बल्कि ये तो एक गोल्डन चांस था, जहां कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, वो जो चाहे कर सकते हैं, जिसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। नीले बालों वाला कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिफ्थ ब्रदर ने पूरे जोश के साथ उसकी बात काट दी।
उसने ऐलान किया कि अब ये दुनिया ताकतवर लोगों की है जो अपने नियम खुद बनाते हैं और उनका ग्रुप राज करने वालों में से है। उसके लिए ये नर्क नहीं बल्कि उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो इसका फायदा उठाना जानते हैं। बिल्डिंग के बाहर भयानक तादाद में ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। येजोंग अपनी छिपी हुई जगह से बड़े ध्यान से ये सब देख रहा था। जब उसे लगा कि रास्ता साफ है तो उसने अपने साथ वाली औरत को पीछे आने का इशारा किया। बिना किसी डाउट के वो दोनों उस गली से भाग निकले जहां वो छिपे थे। रास्ते में येजोंग हर मोड़ पर चेक करता रहा कि कोई ज़ॉम्बी घात लगाकर तो नहीं बैठा। जब उसे लगा कि वो सेफ हैं तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, बिना ये ध्यान दिए कि वो औरत पीछे छूट रही है। वो औरत हांफने लगी थी, थकान से उसका शरीर कांप रहा था। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे और उसने येजोंग से धीरे चलने की भीख मांगी। येजोंग ने चिढ़कर एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि वो इस मासूम चेहरे से धोखा खा गया जो अब सिर्फ एक बोझ बन गई थी। लेकिन क्योंकि उसने खुद उसे साथ आने की इजाजत दी थी, इसलिए येजोंग ने अपनी रफ्तार कम कर ली ताकि वो पीछे न रह जाए। ये देखकर उस औरत को थोड़ी राहत मिली कि वो अब येजोंग के साथ चल पा रही है। येजोंग एक खाली बिल्डिंग के सामने रुका। उस औरत ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि ये जगह सेफ लग रही है और यहां ज्यादा ज़ॉम्बीज नहीं है। लेकिन येजोंग ने तुरंत उसकी बात काट दी। उसके हिसाब से इतना बड़ा स्कूल पूरी तरह खाली हो ये नामुमकिन है। आमतौर पर ऐसी जगहें लोगों से भरी होती हैं और पूरी संभावना है कि वो सब अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो औरत अभी भी डाउट में थी। उसने आसपास देखा तो उसे एक भी ज़ॉम्बी नजर नहीं आया। लेकिन येजोंग को यकीन था कि सारे ज़ॉम्बीज किसी एक जगह पर इकट्ठे हैं। उसका शक तब सच साबित हुआ जब बिल्डिंग के अंदर से ज़ॉम्बीज के गुर्राने की आवाज आने लगी। उधर स्कूल के अंदर कुछ स्टूडेंट्स जो अभी जिंदा थे वो पूरी ताकत लगाकर दरवाजे बंद कर रहे थे ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सकें। उनमें से एक ने उम्मीद छोड़ दी थी। उसका कहना था कि भले ही ज़ॉम्बीज उन्हें न काटें लेकिन वो जल्द ही भूख से मर जाएंगे। दूसरी लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। उसे भी पता था कि उनके बचने के चांस बहुत कम हैं। खिड़की के पास खड़ी छोटे बालों वाली लड़की ने अचानक कुछ देखा। स्कूल के मैदान में उसे येजोंग और वो लंबे बालों वाली औरत दिखाई दी। उम्मीद भरकर उसने तुरंत उन्हें आवाज दी और मदद की गुहार लगाई। लंबे बालों वाली औरत ने भी उन फंसे हुए स्टूडेंट्स को देख लिया। लेकिन येजोंग ने सख्त लहजे में उसे चेतावनी दी कि वो कोई बेवकूफ़ी न करे। दूसरों को बचाने के चक्कर में वो खुद को खतरे में डाल लेंगे। येजोंग ने उसे तुरंत अपने पीछे आने को कहा। अंदर फंसे स्टूडेंट्स लगातार हाथ हिला रहे थे, भीख मांग रहे थे कि उन्हें बचाया जाए। सिचुएशन खतरनाक होती जा रही थी। येजोंग ने फिर से चेतावनी दी कि उनकी आवाज ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर सकती है। अब वक्त नहीं है, उन्हें तुरंत निकलना होगा। लंबे बालों वाली औरत ने उन बच्चों की विनती को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल भारी हो रहा था। मन ही मन उसने माफी मांगी कि वो उनकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसने फिर से येजोंग से उन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए कहा। येजोंग का सब्र अब टूट गया। तीखी आवाज में उसने याद दिलाया कि वो स्टूडेंट्स पहले ही ज़ॉम्बीज से घिर हुए हैं। वो कुछ नहीं कर सकता। अगर उस औरत को उन्हें बचाना ही है तो वो खुद जाकर कोशिश कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक बेवकूफ़ी होगी जिसका अंजाम मौत है। ये सुनकर वो औरत खामोश हो गई। उसने सिर झुका लिया और येजोंग से माफी मांगी। येजोंग ने फिर से साफ किया कि ये दुनिया बदल चुकी है, एक ऐसी दुनिया जहां दया दिखाने का मतलब सिर्फ बर्बादी है। उसे उम्मीद थी कि अब वो औरत कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगी जिससे हालात और बिगड़ें। स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड में एक्सरसाइज करने वाले पोल पर एक लाश उल्टी लटकी हुई थी। उसके पैर ऊपर बंधे थे और वहां फैली सड़ांध ने माहौल को और डरावना बना दिया था। येजोंग सीधा सामने देखते हुए वहां से गुजरा, जबकि चुइन उसके पीछे चल रही थी। चुइन की नजर उस लटकी हुई लाश पर पड़ी, लेकिन डर के मारे वो उसे ज्यादा देर तक देख नहीं पाई। उसके दिमाग में अभी भी सवाल घूम रहे थे। येजोंग इस स्कूल में क्यों आया है? क्या यहां ज़ॉम्बीज से बचने की कोई सुरक्षित जगह है? चुइन की परवाह किए बिना येजोंग चलता रहा। उसके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। चुइन ने थोड़ा डरते हुए आखिरकार फिर से थैंक यू बोला कि उसने उसकी जान बचाई। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। उसे अभी तक उस आदमी का नाम नहीं पता था जिसने उसे बचाया। बहुत धीमी आवाज में चुइन ने येजोंग का नाम पूछा, लेकिन येजोंग का जवाब उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। नाम बताने के बजाय येजोंग ने ठंडी आवाज में कहा कि चुइन को बचाना कोई फ्री सर्विस नहीं थी। उसके लिए ये एक कर्ज है जिसे चुकाना होगा। चुइन का दिल जोर से धड़कने लगा। कांपती आवाज में उसने पूछा कि येजोंग को बदले में क्या चाहिए। फिर बड़े कैलकुलेटिव तरीके से येजोंग ने कहा कि वो चुइन को ज़ॉम्बीज को फंसाने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करेगा। चुइन का शरीर अकड़ गया। ये शब्द इतने क्रूर थे कि उसने कल्पना कर ली कि वो खूंखार ज़ॉम्बीज से घिरी हुई है, जबकि येजोंग बस आगे बढ़ता रहा उस रहस्यमयी बॉक्स को लेकर जो शायद उसका असली मकसद था। जैसे ही चुइन ने विरोध करना चाहा, येजोंग ने उसे बीच में ही रोक दिया।
बिना किसी झिझक के उसने साफ कह दिया कि चुइन खुद को ज्यादा कीमती न समझे और न ही ये उम्मीद करे कि कोई उसे सिर्फ इसलिए बचाएगा क्योंकि वो खूबसूरत है। येजोंग के मुताबिक इस संकट के समय में चुइन एक इंस्टेंट नूडल के पैकेट से भी ज्यादा बेकार है। ये बातें चुइन के दिल पर खंजर की तरह लगीं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन आवाज नहीं निकली। चुपचाप उसने खुद को संभाला। कमजोर आवाज में आखिरकार उसने अपना नाम बताया, चुइन। ये सुनकर येजोंग ने भी अपना पूरा नाम बताया, येजोंग मिंग। चुइन की सोच बदलने लगी। भले ही येजोंग की बातें कड़वी थीं, लेकिन उसे लगने लगा कि ये आदमी बुरा नहीं है। उसका बोलने का तरीका भले ही चुभने वाला हो, लेकिन उसके रूखेपन के पीछे कुछ ऐसा था जो उसे उन स्वार्थी लोगों से अलग बनाता था। तभी थर्ड फ्लोर से बचाओ बचाओ की चीखें सुनाई दी। खिड़की से कुछ लोग पागलों की तरह हाथ हिलाते हुए दिखे। अंदर एक आदमी पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर रहे थे। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसके पीछे 2 छोटे बच्चे डर के मारे रो रहे थे। मौत को इतना करीब देखकर वो कांप रहे थे। चुइन ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया ताकि उसकी चीख न निकल जाए। अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक नजारा देखकर वो लगभग गिरने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ येजोंग को वहां कुछ और ही दिख रहा था। जिस जगह वो बच्चे फंसे थे, वहां से उस चीज के गिरने की जगह साफ दिखाई दे रही थी जिसे वो ढूंढ रहा था। बिना एक पल गंवाए येजोंग तुरंत उस तरफ भागा। चुइन चौंक गई। घबराहट में उसने येजोंग को आवाज दी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। उसकी रफ्तार और बढ़ गई। उसने दीवार पर लगे लोहे के पाइप पर छलांग लगाई और उस कमरे की तरफ चढ़ने लगा जहां वो बच्चे फंसे थे। कमरे के अंदर ज़ॉम्बीज़ उस मरे हुए आदमी के शरीर को नोच रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें किसी के आने का एहसास हुआ, अंधेरे में उनकी आंखें चमक उठीं। बिना डरे येजोंग ने सबसे पास वाले ज़ॉम्बी को जोरदार लात मारी। वो पीछे जाकर गिरा। एक ही तेज वार में उसके हाथ में मौजूद नाइफ ने दूसरे ज़ॉम्बी का सिर काट दिया। काला खून चारों तरफ बिखर गया। उन बच्चों ने दौड़कर अपने टीचर को गले लगा लिया। वो अभी भी डर से कांप रहे थे। टीचर पीयू ने उन्हें बचाने के लिए येजोंग का शुक्रिया अदा किया। इस बीच येजोंग खिड़की से बाहर देख रहा था, ये पक्का करने के लिए कि डंजियन की चाबी वहां से दिख रही है या नहीं। दूसरी तरफ टीचर पीयू अपने साथी की लाश के पास गए जिसे ज़ॉम्बीज़ ने मार डाला था। धीमी आवाज में उन्होंने कन्फर्म किया कि शियाओ कियांग मर चुका है। उनके साथ मौजूद दोनों छोटी लड़कियां रो रही थीं। टीचर पीयू ने उन्हें शांत किया, उनके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी डर था। एक लड़की ने टीचर से कहा कि हमें यहां से चलना चाहिए, जबकि दूसरी लड़की बाहर के खतरे को सोचकर घबरा रही थी। ये देखकर कि येजोंग ज़ॉम्बी से लड़ सकता है, टीचर पीयू ने येजोंग से विनती की कि वो उन्हें यहां से बाहर निकाल दे। उन्होंने बताया कि बाकी स्टूडेंट्स जा चुके हैं और अब सिर्फ वो और ये 2 बच्चियां बची हैं। येजोंग ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसने साफ कर दिया कि वो इस स्कूल में सिर्फ लोगों को बचाने नहीं आया है। उसका अपना एक मकसद है। येजोंग ने एक शर्त रख दी, अगर वो उसे उस चीज की लोकेशन बता सके जिसे वो ढूंढ रहा है, तो वो उनकी सुरक्षा करेगा। ये सुनकर टीचर पीयू और दोनों बच्चियां चुप हो गईं। टीचर पीयू के मन में शक पैदा हुआ। उन्होंने पूछा कि आखिर येजोंग क्या ढूंढ रहा है। येजोंग ने सीधे वो सवाल पूछा जो उसके लिए सबसे जरूरी था। वो जानना चाहता था कि क्या उन्होंने आसमान से गिरती हुई उस रोशनी को देखा है कि वो कहाँ गिरी। दोनों बच्चियों ने सिर हिला दिया, उन्हें कुछ नहीं पता था। टीचर पीयू एक पल के लिए चुप रहे, कुछ सोचते रहे और फिर आखिरकार मान लिया कि हाँ, उन्होंने उस रोशनी को देखा था।